हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं मेनी मेनी थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक ऑफ थैंक्स, इस तरह से हम आपको अभिवादन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कल के सेशन आप लोगों ने जितना लाड़ प्यार और जितना सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स दिया जाए फिर भी कम ही होगा। फ्रेंड्स, दरअसल आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल मैंने यूपीएससी के एग्जाम का 4 अक्टूबर 2020 पे जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का एनालिसिस आप लोग के लिए लेके आया था, जिसमें मैंने सिर्फ शुरू के 20 क्वेश्चंस को डील कर पाया था। टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने कल की क्लास में 20 क्वेश्चन पर ही ड्रॉप आउट कर दिया था। बाकी जो क्वेश्चंस है आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 तक आज कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन और भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उन्हें तो एनालिसिस और क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए था, इन सभी के जानने के लिए सेशन देखना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज का सेशन कल से भी ज़्यादा हाउसफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका लाड़ प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देंगे आपको यूपीएससी लेवल की हर अपडेट्स, साथ ही साथ एक एक क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक की आपकी एनालिसिस, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट डिटेल, जो कि आपके एग्जाम्स और आपकी प्रिपरेशन को बनाएगा और भी बेहतर। अगर चाहते हैं आप अगला एग्जाम में आप क्रैक करें एग्जाम और आप बने बेहतर, आप बने टॉपर, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह में 9 बजे प्रतिदिन सुबह में 9 बजे आपके लिए लाइव सेशन लेके आता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 30 से 35 मिनट का यह सेशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपके एग्जाम को बूस्टअप कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर प्रिपरेशन हो तो आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आज के लाइव सेशन यूपीएससी प्रिपरेशन अर्थात यूपीएससी प्री का 2020 का जो 4 अक्टूबर का पेपर हुआ था उनके क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे इसके 30 क्वेश्चंस मोर, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे। इस 30 मिनट्स में हम आपको देंगे कंप्लीट आंसर की डिटेल के साथ एनालिसिस, कंप्लीट फॉर्म में आपके आंसर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यही आंसर क्यों होगा, आपको कैसे सोचते तो ये आंसर आप ला सकते थे। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी आगे मेंस के लिए, और क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी जो 2021 में क्रैक करना चाहते हैं। उन सभी बातों के साथ हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आइए फ्रेंड्स, ज्वाइन करते हैं आज का लाइव सेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बी है ग्रुप, स्पेशली जो एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को हुआ था उस 4 अक्टूबर के पार्ट में जो हमारे बी ग्रुप से जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे हैं। अर्थात कि ग्रुप जो ABCD के फॉर्म में होता है उसमें बी ग्रुप को देख रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 20 क्वेश्चंस को पिछले क्लास में देखा था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार दिया उस पर, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने व्यूज किया, काफ़ी लोगों ने देखा, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आगे की 50 तक की क्वेश्चंस। उसके बाद के पार्ट में हम देखेंगे 51 से लेकर 100 तक की क्वेश्चन। इसलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो 30 क्वेश्चंस है आज कवर कर लेते फटाफट जितने समय में हो सके, एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ सटीक आंसर। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि एग्ज़ाम दिया है, तो इस बेस पर आपका सही होगा। जिस स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है अगले सेशन में वो भी देखें, क्योंकि उन्हें ये पता लगे कि उनकी सोच कैसे बढ़ेगी और किस फॉर्म में सोचना पड़ेगा, तब जाके वो आंसर कर पाएंगे।
क्योंकि पहले यूपीएससी आईएएस बनने से पहले आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग अपनी सोच बनानी पड़ती है, और आपका सोच जब उनके अकॉर्डिंग होगा, आईएएस के अकॉर्डिंग होगा, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को देखना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। प्लीज़ 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 आप अपने सभी स्टूडेंट को इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम दे रहे हैं आपको कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एनालिसिस आपके एग्जाम का। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है और आपके क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन इसमें होते हैं, जिनके वजह से हाइड कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन चाहता हूँ सीधा आप लोग को लेके क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से हमने खुद को हाइड कर दिया। कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है। क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था मतलब क्या, जिसके अंदर संसद चलता हो, संसद का कार्यभार चलता हो। तो हमारे यहाँ पे संसद में कौन कौन से सभा है, राज्यसभा, लोकसभा, सुना होगा सब किसी ने। तो ये क्या करती है कि गवर्नमेंट कोई भी चलेगी तो इसमें क्या करते हैं, राज्यसभा लोकसभा के समर्थन की वजह से हमारी सरकार जो है वह चलती है देश में। तो इसमें देखिए कि कौन सी क्वेश्चंस, कौन सी ऑप्शन उनके कार्यों के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, वही आपका सही आंसर होगा। तो देखिए पहले में कह रहा है कि सभी राजनीतिक दलों की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। भाई कोई जरूरी थोड़े नहीं कि सभी राजनीतिक दल ही करेंगे, कोई निर्दलीय भी जीत सकता है, इसलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड की बात करें तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, सरकार संसद के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी होगा, क्योंकि संसद जब चाहेगा तो आपको हटा भी सकता है, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे संसद के प्रति सरकार को उत्तरदायी रहना पड़ेगा। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। भाई ऐसा तो होता है बिल्कुल कि निर्वाचित होती है, हटाई भी जा सकती है, लेकिन इसमें संसदीय व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और डी फॉर्म में देखिएगा तो इसमें भी निर्धारित समय अवधि की पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाए और 5 साल से पहले यह हटेगी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अब किसी को क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है। अगर डाउट नहीं है तो फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और थोड़ा सा फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको काफ़ी कम समय में पूरी जो क्वेश्चन है उनकी एनालिसिस आपको देने वाले हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य की घोषणा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कह रहा है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। कंफर्म वाली बात है कि राज्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा है, बेहतर राज्य की घोषणा करता है। तो बेहतर राज्य का क्या, मूल अधिकार से राज्य बेहतर होगा क्या, उद्देशिका से होगा या फिर 7वीं अनुसूची से, भाई किसी से नहीं होगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह हमेशा बेहतर होना चाहिए, तब कोई आदर्श राज्य जो होगा आदर्श घोषित होगा। और संविधान में इसका उल्लेख काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इसलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया। अगर ये नंबर की टिक आउट किया है आपने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये नंबर इसका सही जवाब भी है। फ्रेंड्स, अगर अगले बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए। भारत के संविधान अपने मूल ढांचे में संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। संघवाद तो हमने मान लिया, मूल ढांचे की बात यानी जिस समय 1949 में जिस समय हमारी संविधान लागू हुई थी तब का बात कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है मूल ढांचा, राइट। इसलिए मूल ढांचे की बात कह रहा है तो कह रहा है संघवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, धर्म पंथ का जो निरपेक्ष है, निरपेक्षता का सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता का। बताओ फ्रेंड्स ये कब लागू हुआ था, क्या शुरू में लागू हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जाके लागू हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था, तो ये मूल ढांचे में कैसे शामिल होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है,
इसलिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही साइड कर दो, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। सेकेंड एक बार देख लो। सेकेंड क्या कहते हैं, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता उन आदर्शों के जिन पे संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही बात है, नागरिक की स्वतंत्रता के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन करना बिल्कुल जरूरी है कि देश में नागरिक जो है स्वतंत्र रूप से सही तरीके से रह पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर सही तरीके से नागरिक नहीं रहेंगे तो देश की जनता, देश की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर है लोकतंत्र का सिस्टम, नागरिकों के हिसाब से ही चलता है हमारे देश का शासन। इसलिए फ्रेंड्स सेकेंड नंबर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है केवल 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बताओ फ्रेंड्स सबको क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं है तो फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें आप तो क्वेश्चन नंबर 23 था ये, अब 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फ्रेंड्स, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति क्या पाई जाती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद यानी कि कार्ल मार्क्स की बात कर रहा है, तो बताइए कि ऐसी कौन सी पॉइंट है जो दोनों में मैचेबल है। तो क्या कहता है कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यहीन गांधीवाद क्या था, यानी कि गांधी जी क्या चाहते थे, सभी लोगों के बीच एकता हो, समानता की भावना हो, ऊंच नीच की भावना कहीं भी कोई भी नहीं रहे, सभी लोगों के बीच अहिंसा की भावना हो। लेकिन कार्ल मार्क्स भी इसी फॉर्म में करते हैं कि सभी लोगों के बीच पूरी दुनिया एक वैश्विक रूप में कार्य करे और लोगों में एकता हो। ठीक है, तो इनका जो मतलब होता है वह राज्य विहीन समाज का, अर्थात कि किसी राज्य विशेष, किसी गांव विशेष पे काम नहीं करते हैं, ये पूरी दुनिया को एक समान, एक नज़रिए से देखते हैं, जो कि गांधीवाद में भी बताया जाता है और मार्क्सवाद में भी। इसलिए पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, वर्ग संघर्ष, ये किसी खास वर्ग के लिए लड़ रहे थे क्या, बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। निजी संपत्ति की समाप्ति, निजी संपत्ति अर्थात संपत्ति से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका, इसलिए सी नंबर भी गलत। आर्थिक मैटर पे तो ये लोग कुछ बोले ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही गलत हो जाएंगे। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल एक की पॉइंट आपको ढूंढना है, वो की पॉइंट आपका क्या करेगा, सही आंसर दिलाएगा, आपको बताएगा कि कौन आपका सही आंसर है। बिल्कुल इजी वे से आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर आप कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट आ रहा है, आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए जी जान से। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फ्रेंड्स कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण करता है, नौकरशाही का। तो नौकरशाही की अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो नौकरशाही का मतलब क्या, देश के अंदर जो आपकी व्यवस्था चलती है, आपका क्या कहते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था, जिससे हम लोग नौकरशाही के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सी उसकी क्वालिटी है, पहले नंबर क्वालिटी है कि जनता के द्वारा चूज किया जाएगा, दूसरा नंबर कि यह जनता के कार्य के हिसाब से ही कार्य करेगा, और ये जनता के विचार से ही सबसे बड़ी काम करेगा, अर्थात कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। अब देखना है फ्रेंड्स इस बात को किस ऑप्शन में मिलता है, इस बात को, इस तथ्य को। तो पहले पॉइंट पर अगर देखिए तो कह रहे संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति के विस्तार देने वाला अभिकरण है। क्या ऐसा है कि लोकतंत्र जो है सिर्फ संसदीय विस्तार के लिए वर्क करता है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा नंबर क्या कहता है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है, सिर्फ संघीय ढांचा को सुदृढ़ करेगा, संघीय सरकार अर्थात कि केंद्र सरकार को ज्यादा प्रमोट करेगा, ऐसा सिस्टम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, राजनीतिक अस्थायित्व आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला काम। क्या सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक पहलू को ही देखना जरूरी है, सामाजिक पहलू को कौन पड़ोसी देश देखेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और लास्ट नंबर कहता है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लोक नीति में सभी आ जाएगा, अर्थात सभी नागरिकों के जितने भी आर्थिक मामले हैं, जितने भी राजनीतिक मामले हैं, जितने भी सामाजिक मामला है,
लोगों की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार या जो भी अधिकार उनके पास है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, इन सभी की सुरक्षा करना ही क्या है, नौकरशाही व्यवस्था का चरित्र चित्रण है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह अगर आपने टिक आउट किया तो आपका आंसर 100% सही है। अगर फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसकी चर्चा हम लोग की क्लास में करनी थी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो भारत के संविधान की पृष्ठभूमि, उस टॉपिक में क्या था, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, अर्थात कि उद्देशिका की बात कर रहे हैं। तो उद्देशिका वास्तव में क्या है, ये सबसे पहले आपके जो एम.एन. रॉय थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एम.एन. रॉय द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था कि ये कि क्या कहते हैं, हमारे देश में कुछ तथ्य होनी चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए, और इन बातों को उन्होंने 1934 में दिया था। कब दिया था फ्रेंड्स? 1934 में। इसी बात को स्वीकार करके इसी बात को स्वीकार करके फ्रेंड्स जो क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं के बात को 1940 में इसी बात को उन्होंने उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया था। कौन? पीटी नेहरू, अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके अंदर ये बताया गया था इस उद्देशिका में कि हमारा देश जो होगा कंप्लीट संघीय और राज्य देश दोनों को मिलाकर एक देश बनेगा, एक बड़ा गणराज्य बनेगा जिसमें सभी का समान रूप से अधिकार होगा, सभी की नागरिक स्वतंत्रता एवं सभी के अधिकारों की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाएगी। इस तरह से उनके भारत के उद्देशिका का एक बड़ी विवरण थी जिन्होंने पीटी नेहरू ने 1940 में प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी चीज है कि ये उद्देशिका क्या है, उद्देशिका का कैसे कार्य हुआ। अब इन उद्देशिका को अगर पता है तो आसानी से देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन इनके क्वालिटी से मैच करता है, वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर मैच करने की कोशिश करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ध्यान दीजिए जरा सा, कहता है संविधान का एक भाग तो है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। भाई ऐसा क्यों है? जब वो संविधान में है तो यह वर्ग विधि में भी लागू होगा, हमारे देश के नियम कानून में भी लागू होगा। इसलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड निगेटिव वर्ड इन्होंने डाल दिया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो संविधान का भाग नहीं है। भाई संविधान से इसको बाहर कर दिए तो अब इसमें क्या बात करें, हम कुछ भी बात नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को भी हमने हटा दिया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो संविधान का भाग है, बिल्कुल सही बात है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई उसका कोई अन्य भाग। भाई ऐसा नहीं है, जब अन्य भाग के समान अगर इसका प्रभाव होता तो यह उद्देशिका विशिष्ट रूप में कार्य क्यों करता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह भी इसका गलत जवाब है, और इसका सही आंसर फ्रेंड्स कौन है, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अर्थात क्या, यानी कि जो अन्य संविधान के भाग है उनके जैसा इनका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इनका एक अलग प्रभाव है, यह एक अलग फॉर्म में कार्य करती है। इसलिए सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी आपने टिक आउट किया होगा तो बिल्कुल आपका क्या था, सही जवाब होगा। आइए फ्रेंड्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स कहता है हमारा, फ्रेंड्स हटाना पड़ेगा, फोटो दिख नहीं रहा क्लियर। ये देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट क्या करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रिजर्व ट्रांस, तो अगर आपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक, अगर इन सभी बैंकों के बारे में अगर आपने डिटेल से जाना होगा, इनके बारे में अगर पढ़ा होगा, तब आप आसानी से इस रिजर्व ट्रांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें जो बैंकिंग का सिस्टम कहा जा रहा है, इसी बैंक में से एक सिस्टम में रिजर्व ट्रांस कहा जा रहा है। क्या होता है
कि जब आप पहले नंबर तो आप IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इनका क्या करना पड़ता है, इनमें आपको सदस्यता लेनी पड़ती है। सदस्यता लेने का मतलब है कि उस बैंक से आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या होता है कि आपका फंड आप फिक्स करते हैं कि आप कितने पैसे, कितने रुपए इसे अनुदान के रूप में आप देने वाले हैं। पहला काम क्या था फ्रेंड्स, पहला नंबर कि आप किसी बैंकिंग में IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इसमें आप पहले जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद आपको क्या करना था कि इन सिस्टम के अंदर आप फंड का निर्धारण करेंगे कि आप इसमें अपना पैसा कितना देंगे और कितना आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कितना आप उसमें अपना सहयोग राशि दे सकते हैं। सहयोग राशि जितना आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, फंड भी आपका रिजर्व किया जाएगा कि जिस रेशियो में आप देते हैं उसी रेशियो के हिसाब से आपको जो पैसे मिलेगी कर्ज के रूप में, उसी रेशियो के हिसाब से आपको मिलने वाली है। तो जितने आपको ऋण मिलने वाली है, अर्थात कि जितना आपका कोटा बनता है, जितना रिजर्व आपको मिलने वाला होता है, जो कोटा बनता है, उसी कोटे को रिजर्व ट्रांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि रिजर्व ट्रांस जो है वास्तव में आपका कोटा है कि आपने कितना पैसा दिया और कितना आप IMF से, अर्थात कि इंडिया जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनसे कितना ज़्यादा आप निकाल सकते हैं। तो भाई जितना दीजिएगा उन्हीं के रेशियो में निकालना है आपका। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए जो यह कोटा होता है वो रिजर्व होता है कि आपने दिया कितना था और आप निकाल कितना सकते हैं, राइट। इसलिए अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं जिस समय IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा करूंगा, काफ़ी डिटेल में इस चीज़ों को बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं जा पा रहा मैं। जरा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहला नंबर विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था है। भाई ऋण व्यवस्था की कहाँ बात है, इसमें तो कोटा डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, वो भी किसके लिए, IMF के लिए। तो इसमें वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है, ऋण व्यवस्था ये तो सूट नहीं कर रहा है। दूसरा, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड के आपके इंटरनेशनल बैंकिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई तो बिल्कुल साइड हो जाओ, वर्ल्ड ट्रेड से कोई मतलब नहीं, हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं। इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, IMF द्वारा इसके जितने भी सदस्य होते हैं उनकी प्रदत्त एक साख प्रणाली है, यानी कि जो उनके ग्रुप के सदस्य हैं उनके लिए एक साख दी जाती है, कोटा दिया जाता है कि आप इतना लोन क्या करा सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं। और वही बात हमारा क्या कहलाता है, रिजर्व ट्रांस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब किसी को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने टिक आउट किया तो बिल्कुल आपका सही जवाब है और आपको मिलने वाला है इसके लिए बिल्कुल फुल और फुल मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ जरा देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में के भाग 4 में अंतरिक्ष प्रावधानों के संदर्भ में आपका क्या कहना है, आपको बताना है कि क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, वे आपके यानी कि जो संविधान है, संविधान के भाग 4 में आपने अगर भाग 4 पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें जनरली क्या होता है, इस भाग में आपका जो भी आपका राज्य है, राज्य के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया, अर्थात कि राज्य कौन से नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, किस फॉर्म में वर्क करेगा, राज्यपाल की क्या भूमिका होगी और किस फॉर्म में यह नियम कानूनों का लागू किया जाएगा, इनके बारे में चर्चा किया गया भाग 4 में। अब देखिए इनसे रिलेटेड आपकी कौन सी टॉपिक, कौन सी बात इसमें दी जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अपने आप को हाइड करते हैं क्योंकि इसके नीचे कोड भी दिया हुआ, उस कोड को भी हमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोडिंग भी नीचे ऐसे है, इसलिए हम देखेंगे कोडिंग को भी। क्या कह रहा है, भारत के संविधान में भाग 4 के बारे में कौन बता रहा है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है कि वे न्यायालय के लिए परिवर्तनीय होगा। तो इसमें अगर न्यायालय के लिए परिवर्तनीय होगा तो इसमें देखिए पहला नंबर चीज की, अगर संविधान में कोई बात
अगर मान लीजिए अगर राज्य बना देता है, राज्य अगर किसी नियम कानून को अगर बनाता है तो न्यायालय कैसे करेगा उसका निपटारा? उसको करने के लिए तो क्या होगा, राज्यसभा, ठीक है, इनके सदस्य, संसद के जो सदस्य होंगे उनमें कह सकते हैं कि ये गलत है, इसमें सुधार चाहिए। न्यायालय तो इस पर खुद से केस नहीं उठा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यायालय तो परिवर्तन करेगा नहीं, बल्कि इनके संसद के जो सदस्य होंगे इन पे अपना अपील कर सकते हैं कि यह नियम कानून गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करें, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। भाई बिल्कुल सही बात है, किसी भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय जो होगा इसे परिवर्तित नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। थर्ड नंबर कह रहा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जो राज्य के सिद्धांत है, राज्य के जो आपके कानून बनाने उनको प्रभाव को जरूर प्रभावित करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। सेकेंड और थर्ड दोनों सही है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ 1 दे रहा है, 2, 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। और बिल्कुल फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है और इसका सही जवाब भी डी ही होगा। इन चीज़ों को आप जरा ध्यान रखिएगा, अगर आपने डी टिक आउट किया है तो आपका आंसर सही है बिल्कुल। फ्रेंड्स चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम सभी क्वेश्चंस को आपकी अपनी भाषा में हम देंगे आंसर, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे सेशन को ज्वाइन किए रखिए, पूरे सेशन को आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन इसका सही है या कौन सा कथन इसका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला चीज क्या कह रहा है वो जरा ध्यान दीजिए आप। पहला बात इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए क्या हो, योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, 6 माह के लिए कार्यभार किसी को भी दिया जा सकता है, भले वो विधानमंडल का सदस्य हो या फिर नहीं हो, उसके बावजूद भी उससे कितना वर्ष मंथ का, 6 मंथ का दिया जा सकता है। अगर 6 मंथ से ऊपर देना हो तो इससे विधानमंडल में अपनी सदस्यता लेनी पड़ेगी, अर्थात कि जब ये सदस्यता लेगा तब 6 मंथ से ज़्यादा ये आपका क्या कर सकता है, मंत्री पद को संभाल सकता है। मंत्री पद संभालने के लिए से आपका क्या करना पड़ेगा, विधानमंडल में सदस्यता लेना अनिवार्य है। 6 मंथ तक किसी को भी दिया जा सकता है। तो पहला नंबर चीज़ तो बिल्कुल सही बात है भाई, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि 6 माह तक लिया जा सकता है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन, कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी पर निहर्त किया जाएगा। बताओ ऐसा प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहा गया है क्या? 1951 के अधिनियम में क्या कहा गया बाबू? तो 1951 के प्रतिनिधि अधिनियम में कहा गया है कि जिस समय वह कारावास में रहेगा उस समय उनकी इलेक्शन की बात नहीं चलेगी। वह जब बाहर निकलेगा, जब उन पे जो इल्ज़ाम लगाए गए वो अगर साबित नहीं हो पाए तो वो क्या करेंगे जी, वह जनरल फॉर्म में चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक बार जो जेल चला गया उसको फिर से कारावास का दंड मिल गया तो वह फिर से क्या होगा कि वह कभी लड़ेगा नहीं अस्थायी रूप से, यानी अस्थायी रूप से वह केस से चुनाव से बाहर हो जाएगा, राजनीति से बाहर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे देश के अंदर लगभग 80% आपकी जो राजनेता है जिन पे आपका प्रतिनिधित्व करने से पहले उन पे किसी न किसी फॉर्म में केस चल रहा है, तो उन्हें क्या होता, वह सभी निहर्त हो जाते हैं और किसी को भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा आपका पॉपुलर है, जितना ज़्यादा मर्डर किया है, जितना ज़्यादा जिन पर केस है, उनको उतना अधिक वोट मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया होगा वही आपका सही आंसर होगा। जरा देखिए, जरा गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया केवल 1, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, सिर्फ 1, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
फ्रेंड्स सेशन को जरा लाइक करते रहिए और थोड़ा सा व्यू को भी बढ़ाते रहिए, अर्थात कि फ्रेंड्स को भी थोड़ा शेयर करते रहिए। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिससे वह ठीक समझे संसद का सत्र यानी कि आहूत यानी आह्वान कर सकता है। अर्थात क्या, राष्ट्रपति को जहां मर्जी करे वहां पर किसी को बुलाकर मीटिंग बैठा ले। भाई ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा नहीं होता सिस्टम। दूसरा नंबर, भारत के संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। एक तो आपका बजट सत्र हो जाएगा, दूसरा आपका विंटर सत्र, ठीक है, और तीसरा आपका मॉनसून, अर्थात कि 3 सत्र में तो कोई डाउट नहीं है, तीनों सत्र होता है। किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। इसमें से कौन सा सत्र को आप नहीं करेंगे, बजट नहीं पेश कराएंगे कि मॉनसून या फिर विंटर सत्र नहीं होगा। अर्थात कह रहा है कि तीनों सत्र का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, जो कि आपका गलत हो गया। ये पॉइंट नहीं रहता तो सही होता। थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक हो। बिल्कुल निर्धारित नहीं है, जब चाहे भारत के राष्ट्रपति संसद को बुलावा दे सकते हैं और मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए थर्ड नंबर तो बिल्कुल भी इसका सही जवाब है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अनुसार जो सही जवाब होगा वो देखिए आपका कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर सही जवाब की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए कि इसमें कौन दे रहा है आपका। अब ध्यान दीजिए कि 3 दोनों ऑप्शन में दिया हुआ, 1 और 2 के साथ भी, और क्या कह रहा है आपका 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। अब किसके साथ आप जाएंगे वो देखिए। बिल्कुल करेक्ट तो आपका 3 नंबर आए, अर्थात कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों अपने आप में गलत है, ठीक है, यानी कि 3 भी सही है आपका। तो 3 भी सही है, तो अब 1 के साथ ये जाएगा या 2 के साथ जाएगा, इनके बारे में आपको चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा वो पहले के साथ हम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हो भी देख लीजिए एक बार। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वह जहां ठीक समय संसद का संसद या आह्वान कर सकता है। जब मान लीजिए कि यह जब मर्जी बुला सकता है तो इनके अनुसार से अगर जगह कभी चेंज करना हो तो उनको भी हम मान सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर फर्स्ट और थर्ड दोनों होगा, और इसलिए इसका सही आंसर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, जरा गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बीमा बेचना है। भाई क्या कह रहा है, 31 नंबर कहता है हमारा कि आधार मेटा डाटा को 3 महीनों से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है आपका कि आधार मेटा डेटा को 3 महीनों से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है ये जानने वाली बात है। कह रहा है कि मेटा डेटा को 3 मंथ से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसे संग्रहित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो डाटा पेश किया जाता है, जो डाटा आपका बजट के लिए या किसी भी मैटर के लिए जब डाटा प्रस्तुत किया जाता है तो वह आपका कह रहा है कि 3 मंथ से अधिक आप उसे नहीं रख सकते हैं। जबकि इसका मंथ जो है यह 3 मंथ नहीं 1 क्वार्टर तक आप इसकी केसेस जो पेंडिंग रहती है या फिर इसका डेट फिक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करती है। तो पहला नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये 3 मंथ का फिक्सेशन कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर की बात करें ऑप्शन, तो दूसरा क्या कह रहा है, राज्य के निजी निगमों के आधार पर डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है कि राज्य निगमों के आधार पर डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। यानी कि जो कॉरपोरेशन होंगे राज्य के, उनके आधार पे डाटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता था। कोई भी अपना नियम नहीं दे सकता है कि जो डेटा है आपका कॉरपोरेशन का उन्हें क्या करना है, शेयर करना है लोगों के बीच में। ऐसा कोई भी अनुबंध या कोई भी लोग अपील नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यह कॉरपोरेशन का डाटा है, गवर्नमेंट अपने पास भी रख सकती है। थर्ड नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है।
क्या कह रहा है कि आधार जो होगा बीमा उत्पाद अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, ऐसा कह रहा है। तो भाई आधार के लिए आधार क्यों जरूरत है? अगर बीमा उत्पाद चाहिए तो उसमें आधार की क्या जरूरत है? आधार नहीं भी रहे तो भी आपके बीमा उत्पादों को आपका दिया जा सकता है, अर्थात कि बीमा उत्पाद अवेलेबल कराया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल गलत होगा। और लास्ट नंबर कह रहा है आधार भारत के संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यह बिल्कुल जरूरी है कि कोई ना कोई आधार होगा तब भी आपको हित लाभ प्राप्त करने के लिए भारत गवर्नमेंट जो होगी, जो संचित निधि है भारत गवर्नमेंट की, यानी कि देश की गवर्नमेंट की, उस पर आपको क्या मिल सकता है? हित लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका बीमा उत्पाद की बात किया है ऑप्शन नंबर 3 में, नहीं तो यह भी आपका सही हो जाता है आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 1 में यह 3 मंथ आपका फिक्सेशन कर रहा है, इसके वजह से यह पहला नंबर गलत हो गया। इसलिए दोनों पॉइंट से हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों खत्म हो जाता है। ऑप्शन में हमारे बचते हैं 2 और 4। 2 और 4 की चर्चा करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी में यह गिवन है 2 और 4, इसलिए इसका सही जवाब भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर फ्रेंड्स? सब किसी को क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा के की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? आप बताना है आपको कि कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक समान अधिकार है। ठीक है, तो देखिए पहला कि अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का, अखिल भारतीय सेवा की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसे? लोकसभा को, राज्यसभा का इसमें अधिकार नहीं है, इसलिए इसकी समान शक्ति नहीं हो सकती है। दूसरे की बात करें तो संविधान के संशोधन करने के विषय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या हमारा कि संविधान संशोधन करने के विषय में। बिल्कुल सही बात है, संविधान का अगर कोई संशोधन करना है तो क्या कर सकते हैं जी? इसका कूट भाषा नहीं दिया हो, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसी ऑप्शन में से चूज करना है, इसलिए इसका ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिख रहा है। यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों अपील कर सकते हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, ये दोनों क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तीसरा नंबर जरा देखिए, सरकार को हटाने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान अधिकार है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अर्थात क्या कि आपका सरकार के हटाने की अगर बात करें फ्रेंड्स तो सरकार के हटाने के विषय में इनका अधिकार, अर्थात कि राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार आपकी जो है कम है। इनके जो विरोधी दल होंगे यह इन पर अपील कर सकते हैं, इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या फिर आपके जो राष्ट्रपति होंगे इन्हें अपील किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। कटौती का प्रस्ताव लोकसभा बिल में आपका पास होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपका कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए दोनों में समानता की बात इसमें तो दिखती नहीं, इसलिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्थात कि संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? एमपी लैड्स, ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, संसद सदस्य क्षेत्रीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अर्थात कि संसद के जो स्थानीय विकास के क्षेत्र में जो उन्हें प्राप्त होता है अधिकार, उनमें से उनके बारे में बताना है कि कौन सही है। पहला नंबर, एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद क्या आदि के भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है। क्या कह रहा है इसमें कि एमपी लैड्स की जो निधियां हैं, जो पावर प्राप्त है, वह कहाँ यूज। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, तो अगर ऑप्शन नंबर 1 में जरा ध्यान दीजिए आप, तो क्या कहता है कि एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका एमपी होगा, ठीक है, इनके जो हाथ में जो पावर होगा, जो फंड होगा, ठीक है,
इस फंड का यूज क्या कर सकता है कि जो पड़ी संपत्ति है उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या इसके अतिरिक्त जितने भी मैटर उनके क्षेत्र में वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड कहता है आपका, सेकेंड पॉइंट कहता है इसमें प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति या जनजाति के जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। अर्थात क्या कह रहा है कि यह किसी भी इसके लिए फिक्स है कि आपका क्या होना चाहिए कि यह जो आपका जो भी पावर ये अपना यूज करेगा उसमें से फिक्स है कि कुछ जो होगा मैटर जो होगा अनुसूचित जाति और जनजाति के देना पड़ेगा। अर्थात कि इनमें फिक्स है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ फंड आपका क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसे क्या कहते हैं, जो हमारे एमपी होंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपके जो फंड मिलेंगे उनमें अनुसूचित जनजाति को जरूर मिलना चाहिए। थर्ड नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो क्या कहता है, एमपी लैंस निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट साल में 5 साल के केस में पहले साल में अगर जो फंड मिला उनका यूज नहीं हुआ तो यह सेकेंड ईयर में चला जाता है कि जो फंड इस साल का बचा हुआ है यह आपके सेकेंड ईयर में आपको यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह अगले वर्ष तक नहीं जाती है, ऐसा कह रहा है कि अगले वर्ष तक यह नहीं जाती है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर 3 इसका कट जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए जरा सा, क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों को जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, जो आप काम कर रहे हैं इस कार्य में कितनी सार्थकता है, कितना कार्य हो पा रहा है सही ढंग से, उसके लिए क्या करेगा, आपके जो जिला प्राधिकारी है अर्थात कि जो डीएम है इसकी निरीक्षण करते रहेंगे कि आपने जो वर्क किया वह वर्क उपयुक्त है या फिर नहीं है। अर्थात कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ नंबर जो होगा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपके कट जा रहा है। क्यों कट रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 1 साल का जो केस होगा वह अगले दूसरे साल इसके फंड नहीं जा पाएंगे और सिर्फ 1 साल का ये फंड होगा, जो कि इसका गलत जवाब है। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ नंबर। क्लियर होगा सब किसी को फ्रेंड्स? अगर किसी को डाउट नहीं तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध आपका क्या किएगा, संरक्षण या संरक्षण समष्टि है। तो क्या करें, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के विरोध, इसमें कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो क्या अधिकार प्राप्त है कि अस्पृश्य छुआछूत में क्या करते हैं, हम भेदभाव मानते हैं कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे पास हमारे संविधान में इसके लिए एक अधिकार है कि सभी को एक समान, एक फॉर्म में देखना है, किसी से भी छुआछूत या किसी भी तरह की आपको ऊंच नीच का भेदभाव में नहीं करना है। और वह अधिकार हमारा कहता है समानता का अधिकार, अर्थात कि समता का अधिकार। तो फ्रेंड्स देखिए कि समता का अधिकार किसमें है, वही आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, समता का अधिकार, यह आपका सही आंसर है। बाकी क्यों नहीं होगा वो भी जान लीजिए आप। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार कब होता है, जब किसी छोटे समुदाय को बड़े समुदाय द्वारा दबोचा जाता है, उनके जब क्या कहते हैं नागरिक अधिकारों को जब शोषित किया जाता है तब वहां पे लगता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, जिस व्यक्ति को जहां मर्जी देश के किसी भी कोने में किसी भी हिस्से में रहने की जो स्वतंत्रता है, जो इच्छा करे वो बोलने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, जितना मर्जी करे धन रखने की स्वतंत्रता, इस तरह की सभी प्रकार की जो अधिकार है वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर अगर बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान सभी के लिए एक समान रूप में उपचारित होगा, यानी सभी को संविधान जो होगा एक समान रूप में फॉलो करना पड़ेगा, भले ही वो राजनेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों न हो, या भले ही एक सिंपल नागरिक क्यों न हो, सभी के सामने संविधान एक समान रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होगा, क्योंकि इसी में यह मेंशन किया जाता है कि अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो 35, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण
किससे आपका व्यधित है? आपको बताना है व्यदेशित है, इसमें बताना है आपको न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण, यानी कि बताना है आपको किस स्तर पर न्यायपालिका कार्यपालिका अपने कार्य को अलग करती है, यानी कि इन दोनों के प्रभाव अलग है, किस पार्ट में इसके बारे में बताया गया। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करें तो उद्देशिका में तो कहा गया है कि सब जो होगा वह एक समान होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो एक समान कह रहा है, इसलिए ये नहीं होगा आपका। दूसरे नंबर बात करें तो राज्य का नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है कि न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, राज्यपालिका जो कार्यपालिका है वो अपना अलग काम करेगी, जो विधायिका है अपना अलग काम करेगी। इस फॉर्म में ये राज्य नीति निर्देशक तत्वों में ये बात मेंशन है, ठीक है। और बाकी आपकी 7वीं अनुसूची और परंपरागत व्यवहार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देखने में ज़्यादा हो गया, इसलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में बाकी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें पूरी सेशन में, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।